नमस्कार प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बेगूसराय गोलीकांड मामले में गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा नीतीश ने कराई है फायरिंग। पटना में स्टेट अभ्यर्थी ने सचिवालय का किया घेराव, बहाली की कर रहे हैं मांग। भागलपुर जिले में कपड़ा व्यवसायी के अपराधी ने गोली मारकर की हत्या। और मुजफ्फरपुर में कपड़ा कारोबारी से 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने की घटना सामने आई। अब खबरें विस्तार से। बेगूसराय में हुई गोलीकांड को लेकर के बिहार में लगातार सियासत हो रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना को एक साजिश बता दिया था, इसमें जाति को जोड़ दिया, इससे बीजेपी नेताओं का तल्ख तेवर दिखने लगा है। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बेगूसराय में फायरिंग सीएम नीतीश कुमार ने कराई है। इसके पहले भी गिरिराज सिंह यह बात कह चुके हैं कि हो सकता है कि गोलीकांड का अपराधी किसी सरकारी ऑफिस में छिपकर बैठा हो, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कह दिया है कि बेगूसराय में फायरिंग सीएम नीतीश ने कराई है। राजधानी पटना में स्टेट अभ्यर्थी ने सचिवालय का घेराव किया है। अभ्यर्थी दोपहर 12 बजे के बाद घेराव करने पहुंच गए। उन्होंने अपनी मांग को लेकर के सचिवालय का घेराव किया है। उन्होंने मांग की है कि 100% स्टेट अंकों पर बहाली ली जाए। साथ ही वे 7वें चरण में मेरिट स्टूडेंट को वेटेज देने की मांग कर रहे हैं। स्टेट अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन करते नजर आए। कई बार पुलिस उन्हें खदेड़ कर भगा देती है तो कभी वे बिना आश्वासन मिले ही चले जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से स्टेट अभ्यर्थी ने अपनी कमर कस ली है। इस बार उन्होंने सचिवालय का घेराव किया है। बेगूसराय में हुई गोलीबारी की घटना पर एक तरफ जहां प्रशासन के लिए सिरदर्द बना है, तो वहीं बिहार में राजनीति भी पूरी सरगर्मी पर है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल व्यक्ति सहित परिजनों से मुलाकात की। हालांकि उसके बाद सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली और बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल होने की भी बात कही। यार बेगूसराय घटना को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच बयान लगातार जारी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने प्रेस वार्ता कर बेगूसराय घटना का तार बीजेपी से जोड़कर सियासत को गर्म कर दिया। उन्होंने कहा है कि सत्ता के लोभ में बीजेपी सबसे ज़्यादा है। नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए बीजेपी सोची समझी चाल है। उनकी लड़ाई सबसे बड़ी दंगाई पार्टी से है। नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की ये सोची समझी रणनीति है। अगर बिहार में क्राइम नहीं बढ़ेगा तो फिर भाजपा की तरफ लोग आकर्षित कैसे होंगे? निष्पक्ष जांच हो। मैं बार बार कहता हूं नीतीश कुमार जी सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी लड़ाई किसी साधारण व्यक्ति से नहीं है, भारत के सबसे बड़े दंगाई पार्टी के साथ है। और वो दंगा कराने में, फसाद कराने में, हिंदू मुसलमान कराने में, तो ये छोटे मोटे क्राइम कराने में कौन सी बड़ी बात है भाई? भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत आसान सा खेल है। नहीं तो सोचिए 45 मिनट तक तांडव मचाएगा, कोई फायरिंग करेगा हाईवे के ऊपर, सोचने की बात है। और बहुत से प्रशासन के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसकी, तो वो प्रशासन के लोग भी उनके सपोर्ट में थे। यानी कि कुछ प्रशासन के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वो सरकार को बदनाम करने में वो काम कर रहे हैं। ये बीजेपी की सोची समझी चाल है। बिल्कुल 100% बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत ये क्राइम हो रहा है। आपको याद है 2014 में 13 में जब लास्ट में दिसंबर के महीने में नरेंद्र मोदी जी गांधी मैदान आए थे, याद है ना आप सबको? 14 बम फूटे थे बिहार में आके। और क्या कहा था भाजपा के नेताओं ने
कि भैया पटाखे मत फोड़ो, उनको पटाखे लग रहे थे बम। और वहीं पे नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण याद कर लीजिए आप लोग कि मैं मरने से नहीं डरता, जितने भी बम फोड़ रहे हैं फोड़ो। पटना के कंकड़बाग एक हॉस्पिटल के संचालक राजीव रंजन और उसके सहयोगी सुभाष नामक शख्स के अपहरण की खबर से हड़कंप मचा। स्विफ्ट डिजायर से आए अपराधी ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया है। 10 लाख की फिरौती भी मांगी। पुलिस ने समय रहते अपहरणकर्ता को पकड़ लिया। पुलिस ने टावर लोकेशन के आधार पर 3 अपहरणकर्ता को पकड़ा है, साथ में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को भी बरामद किया है। आप अवगत हैं कि 13 तारीख की रात को 13 और 14 की मध्य रात्रि के पश्चात कंकड़बाग थाना क्षेत्र में 90 फीट रोड पे एक हॉस्पिटल है, मेडिविजन हॉस्पिटल। तो 4 अपराधकर्मी आए थे जो कि हॉस्पिटल संचालक, दोनों ही हॉस्पिटल संचालक थे, उनको अपहरण करके ले गए थे। ये घटना 13 और 14 के रात के 1:30 बजे की है, लेकिन इसकी जो सूचना है संबंधित अस्पताल प्रशासन के द्वारा कल यानी कि अगले दिन होकर 14 तारीख को कंकड़बाग थाना में लगभग 12 बजे दोपहर को दी गई थी। इसके बीच में उन्होंने कोई सूचना थाना को नहीं दी थी। तो जैसे ही थाना में सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, थाना अध्यक्ष कंकड़बाग, हमारा SAU का टीम, डायल 100 का टीम और विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा थानाध्यक्ष डेरनी और जो छपड़ा पुलिस के DIU का टीम था, तुरंत उनको संपर्क किया गया क्योंकि जितने भी अपहरणकर्ता थे और जो अपहरित थे, इनकी जो लगातार बातचीत हो रही थी फिरौती हेतु, उनका जो हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान किया, जो लोकेशंस आ रही थी सारण जिला के डेरनी थाना क्षेत्र में आ रही थी। तुरंत वहाँ की पुलिस के सहयोग से, यहाँ से भी पटना पुलिस का टीम किया, तो दोनों अपहर्ताओं को 7 घंटे के बीच में सकुशल बरामद कर लिया गया है और इसमें टोटल 4 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। जो चारों अपहरणकर्ता हैं उनमें से 2 बहुत ही कुख्यात अपराधी सारण जिला के रहे हुए हैं, जिनके ऊपर कई पूर्व में भी आपराधिक कांड दर्ज हुए हैं। ये पूरा घटनाक्रम संबंधित है। इसमें जो दोनों अपहर्ता हैं वो पहले से भी परिचित थे, अपहरणकर्ताओं से परिचित थे। जो दोनों अपहरित हुए हैं, सुभाष कुमार और रवि रंजन कुमार, वो 20-20% की हिस्सेदारी से उन्होंने मेडिविजन हॉस्पिटल इन्होंने खोला था और ये विभिन्न ज़िला में स्वयं जाकर जो ज़िला अस्पताल होते हैं और प्राइवेट अस्पताल होते हैं, उनके बाहर जो दलाल होते हैं, हम तो दलाल ही बोलेंगे, और जो एम्बुलेंस चालक होते थे, उनको नेटवर्किंग करते थे और उनके पेमेंट भी देते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमारे अस्पताल के लिए दीजिए। तो ये 4 वर्ष से ये जो दोनों अपहरित हुए हैं, जिनको बरामद किया गया है, ये वहाँ के जो सारण ज़िला के इन अपराधियों के साथ पहले व्यवसायिक संबंध था इनका, वो इनको पेशेंट दिया करते थे और इनका आपस में पैसे का लेन देन भी हुआ करता था। मुजफ्फरपुर में कपड़ा कारोबारी से 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने की घटना सामने आई है। रंगदारी नहीं देने पर कपड़ा कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी है। बताया जाता है कि पुरानी बाजार स्थित कपड़ा कारोबारी रंजन कुमार की दुकान पर पिस्टल लेकर एक बदमाश धमक पड़ा और दुकान पर ताला जड़ दिया। SSP का नाम लेकर धमकाते हुए बदमाशों ने कहा कि उससे कहो कि ताला खुलवा दे। कारोबारी रंजन कुमार ने 2 स्मैक धंधेबाजों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामला यही है, दुकान हम लोग खोल के बैठते हैं, कपड़ा का दुकान है हमारा पुरानी बाजार में, और उस बीच में जो है अभिषेक पटेल हमारे दुकान पे आया, बोला कि ऐसे ऐसे जो है डब्बू भाई बुलाए हैं। डब्बू भाई बुलाए हैं तो हम बोले ठीक है, हम आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। ये हो गई 1 हफ्ते पहले की बात, मंगलवार की बात है। तो फिर उस दूसरे दिन दुकान पे आ गया, बोला डब्बू भाई बुलाए। हम उससे जाके मिले हैं। मिलने के बाद हमको जो है बोल रहे तुम्हारे नाम पे जो है रंगदारी है। हम बोले भाई हम कपड़ा का दुकानदार है, छोटा मोटा दुकानदार है, वहाँ हमारा छोटा सेल 20,000 25,000 रुपया का हम लोग का दुकानदारी है, हम तुमको इतना पैसा कहाँ से देंगे। वो पैसा का डिमांड किया। उसके बाद उस समय तो बोला हमको 1.5 करोड़ का डिमांड है, और फिर बाद में बोलता है 20 करोड़, हमारा गला फंसा हुआ, हमको 20 करोड़ चाहिए। हम वहाँ पर जो है दुकान खोल के बैठे हुए थे। फिर वहाँ पर गए तो हमारा दिमाग ये 1 हफ्ता से हमको रोज परेशान कर रहा है, दुकान घर पे आके मिलो, घर पे आके मिलो। आज क्या घटना हुई? आज हमारे दुकान पे जो है, हम दुकान पे नहीं थे, घर पे हमारे श्राद्ध था। आज घर पे हमारे दादाजी का श्राद्ध था, तो हम घर पे ही थे। उस बीच में जो है वो पीछे से आया है दुकान पे, स्टाफ लोग था, स्टाफ लोग को जो है बंदूक पिस्तौल दिखला के दुकान का चाबी ले गया, बोला दुकान बंद करो। और चाबी तो हम तुमको नहीं देंगे, चाबी देंगे जयकांत SP को देंगे चाबी, वही आके ले जाएंगे चाबी, हम चाबी तुमको नहीं देंगे। जिसको बोलना है फोन कर लो, जिसको धमकी देना पूरा धमकी दे के गया है।
अभी थाने में आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग थाना में आवेदन देने आए, हम लोग का चाबी है, हम लोग का सुरक्षा प्रदान कीजिए, और चाबी लेने आए हम दुकान का। धमकी कौन दे रहा है? धमकी दे रहा है डब्बू पटेल है, ये अभिषेक पटेल। किस प्रवृत्ति के लोग हैं? ये लोग जो है आर्म्स का काम करते हैं दोनों, एक स्मैक का काम करता है लड़का। कितना दहशत में? हाँ, कितना दहशत में आप लोग? दहशत में है कि भाई परिवार वाले आदमी हैं, हम लोग बिजनेसमैन आदमी है, कपड़ा का दुकानदार है, अब हम लोग के साथ इस टाइप का कर रहा है, बताइए क्या करें हम लोग। हम लोग आए अब थाना में आवेदन देने। हम लोग किसी से झंझट नहीं चाहते, किसी से कुछ नहीं चाहते, हम लोग यही चाहते थे कि भाई कैसे भी मैनेज हो जाए, लेकिन मैनेज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जो है एकदम खुला धमकी दे रहा है, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन कुमार है। किया हुआ है, और जो रंजन वस्त्रालय में जिन 2 व्यक्तियों का, अभियुक्तों का नाम आया हुआ, उन लोगों ने उनके आवास पे जा करके किसी मामले में झड़प की, और उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट कराया है कि एक्सटॉर्शन की मांग की गई उनसे। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद में आगे की कार्रवाई तेज कर दी। जो वो हमने आपको बताया कि उन लोगों ने वहां पहुंचकर दोनों के बीच में आपस में झड़प हुई है, तो ये दोनों मामलों को देखा जा रहा है। ये कोई अननोन नहीं, एक्सटॉर्शन का मामला है। 2 व्यक्तियों के नाम है जिसपे नामजद FIR की गई है। भागलपुर में अपराधियों में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। इसकी वानगी एक बार फिर से देखने को मिली। गार्ड की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि अपराधी ने नाथनगर थाना क्षेत्र के केबीलाल रोड निवासी सिल्क कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद अफजल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। 4 गोली अफजल को लगी है। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर जहाँ जो खाली खोखा है काफ़ी संख्या में मिला है, और लगता है 4 गोली लगी है। तो हॉस्पिटल में ले जाते ही क्रम में उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग थे वो हत्या करने के इरादे से ही आए थे। तो अभी जांच की जा रही है, जल्दी ही इसका उद्भेदन करके अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जी। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम के सिविल कोर्ट में न्यायिक पदाधिकारी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 12 नवंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि नालसा के तत्वाधान में यह लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसे लेकर अभी से तैयारी की जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव छेदीराम ने बताया कि इस लोक अदालत में विभिन्न स्थानीय मामलों के अलावा नाप तौल अन्य मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया जाता है। के निर्देशानुसार आज दिनांक 14/9/2022 को एक बैठक की गई। यह बैठक बालसा के निर्देशानुसार चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12/11/2022 को होना है, उसी को लेकर बैठक की गई है, जिसमें हमारे सारे न्यायिक पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। सभी न्यायिक पदाधिकारीगण को यह निर्देश दिया गया कि 12/11/2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत जो होने वाला है, उसको लेकर सुलहनीय वादों, मापतौल अधिनियम और कंपाउंडेबल सेक्शन जितने भी हैं उसको छांटकर उसे अधिक से अधिक पक्षकारों से लाइनिंग बनाकर सुलह कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजने के कष्ट करेंगे। इसी के लिए सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें हमारा CGM साहब, शक्तिधर भारती, राघवेंद्र प्रताप सिंह उमेश जी, स्मृता गौरव, रामचंद्र जी वगैरह उपस्थित हुए, और सभी लोगों ने यह आश्वासन दिया कि हम लोग जो है अधिक से अधिक केस को सुलह कराने का प्रयत्न करेंगे। उसके लिए हम लोग सभी सुलहनीय वादों का छांटकर हम लोग नोटिस भेजने के लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं। सिम्स की OPD सेवाओं के आरंभ के पूर्व अस्पताल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका संबोधन डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने किया है। बिहार में कैसे कैंसर के इलाज को सस्ता, सरल, प्रभावशाली बनाया जाए, इस पर बेहद चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने बताया कि संचारी रोग घटते जा रहे हैं, तो वहीं कैंसर, लिवर, हार्ट, मधुमेह जैसी और संचारी रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह खबर जीवन शैली के कारण बढ़ रही है, अतः लोगों में जागरूकता और राज्य में सही इलाज की व्यवस्था की जरूरत कई गुना बढ़ गई है। आप लोगों को सबको बुलाने का एक ही मतलब था कि सब लोग के थ्रू, आप बहुत बड़े स्थान में, आपके थ्रू बातें बहुत दूर तक जा सकती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बदलाव हमें लाने हैं, ये सारी चीज़ों का कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी वहाँ होगा। और एक चीज़ और होता है, ताज जिंदगी कैंसर के पेशेंट को हमेशा हम लोग के पास आना पड़ता है इलाज के लिए, दिखाने के लिए, फॉलोअप करने के लिए। हाजीपुर में इसलिए हमने खोला है कि हम लोग वहाँ एक खास करके एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम बोल, वो क्या होगा कि वहीं बैठे बैठे लोग हमसे बात कर सकेंगे। कोई मरीज मोतिहारी में है, कोई मरीज पूर्णिया में है,
उसको आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं बैठ के हम लोग वीडियो पर कॉन्फ्रेंसिंग करके हम लोग उससे बात कर लेंगे, है ना। तो ये एक चीज़ हम लोग वहाँ करने जा रहे हैं। ना तो मरीज को आना है, ना ये रहना है। फॉलोअप केसेस में जिसमें मरीज को आना पड़ता है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि उसको हम लोग यहीं बैठे बैठे उनको बता दें, आप ऐसा करें वैसा करें, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लोग वहाँ करने जा रहे हैं। अभी ये चीज़ें कहीं नहीं होती हैं, कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी के विभाग नहीं है, कहीं भी उतना अच्छे से काम, थोड़ा बहुत टाटा मेमोरियल बॉम्बे करता है जहाँ हम थे पहले, और कहीं नहीं होता है। हम लोग विस्तृत पैमाने पर कर रहे हैं कि हम लोग का ये हॉस्पिटल अभी सीएम फंड से भी है। यदि कोई मरीज आता है, अपना एक आय प्रमाण पत्र लेके आता है, उसकी आमदनी 2.5 लाख से कम है, उसकी आमदनी 2.5 लाख से सालाना कम है, तो वैसे केस में वो दे देता है और एक आधार कार्ड दे देता है कि वो बिहार का ही रहने वाला है। ये 2 कार्ड से बता रहे हैं, ये 2 चीज़ से हम लोग उसको 1 लाख रुपया 20 दिन का अंदर दिलवा देते हैं। ये इसलिए किया गया है कि इमीडिएट पैसे नहीं रहते लोगों को, पैसे रहेंगे इलाज कराने का, बाद में फिर अपना, और एक बार ख़त्म हो जाए पैसे तो फिर दोबारा का प्रावधान है, दोबारा भी देते हैं। ये मधुबनी के बेनीपट्टी थाना परिसर में जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में हजारों लीटर देशी और विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया गया है। दंडाधिकारी सह बेनीपट्टी सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता की देखरेख में विभिन्न कांडों में जब्त देशी और विदेशी शराब को जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर शराब को नष्ट कर थाने के एक कोने में जमींदोज किया गया। वहीं मधुबनी के बिस्फी प्रखंड के समाहर्ता विकास कुमार, बीडीओ मनोज कुमार, सीओ श्रीकांत सिन्हा ने प्रखंड के तीसी नरमास दक्षिणी पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सकड़ाही में आयोजित कैंप का जायजा लिया है। एसडीएम ने स्वयं कई मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया है, साथ ही ग्रामीणों से मिलकर चल रहे कल्याणकारी योजना का फीडबैक भी लिया। आज के जांच कैंप में क्या कुछ पाया गया सर? जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार आज कृषि नरसाम दक्षिण में शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। आवेदकों के द्वारा जो भी समस्या दी गई, जो ऑन स्पॉट समाधान होने वाला था उसको कर दिया गया है। जो 2-3 दिन के अंदर समाधान होने वाली समस्या है उनका भी 2-3 दिन के अंदर समाधान किया जाएगा। नल जल में मैंने खुद कई वार्डों का निरीक्षण किया। 6 और 8 वार्ड में पानी टंकी आंधी में जो उड़ गया था उसको एजेंसी को बदलने का निर्देश दिया गया है। 5 वार्ड में जो है कार्य एजेंसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। 1 सप्ताह के अंदर सभी वार्डों में नल जल योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है और दोनों वार्ड में टंकी बदल करके पानी सप्लाई करने का निर्देश दिया गया है। सर, शिक्षा विभाग में काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। शिक्षा विभाग में कई विद्यालयों का मेरे और वरीय पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया, जहाँ की रूटीन में कुछ गड़बड़ी थी, उनको निर्देश दिया गया है कि रूटीन ठीक करने का और क्लास में जो है सही समय पर संचालन हो, इसका निर्देश दिया गया है। थैंक यू। फिलहाल आज के खबर में नहीं, आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। बेगूसराय में हुई गोलीकांड को लेकर के बिहार में लगातार सियासत हो रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना को एक साजिश बता दिया था, इसमें जाति को जोड़ दिया, इसे बीजेपी नेताओं का तल्ख तेवर दिखने लगा है। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बेगूसराय में फायरिंग सीएम नीतीश कुमार ने कराई है। इसके पहले भी गिरिराज सिंह यह बात कह चुके हैं कि हो सकता है कि गोलीकांड का अपराधी किसी सरकारी ऑफिस में छिपकर बैठा हो, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कह दिया कि बेगूसराय में फायरिंग सीएम नीतीश ने कराई है। राजधानी पटना में एस्टेट अभ्यर्थी ने सचिवालय का घेराव किया है। अभ्यर्थी दोपहर 12 बजे के बाद घेराव करने पहुंच गए। उन्होंने अपनी मांग को लेकर के सचिवालय का घेराव किया है। उन्होंने मांग की है कि 100% एस्टेट अंकों पर बहाली ली जाए। साथ ही वे 7वें चरण में मेरिट स्टूडेंट को वेटेज देने की मांग कर रहे हैं। एस्टेट अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन करते नजर आए। कई बार पुलिस उन्हें खदेड़ कर भगा देती है तो कभी वे बिना आश्वासन मिले ही चले जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से एस्टेट अभ्यर्थी ने अपनी कमर कस ली है। इस बार उन्होंने सचिवालय का घेराव किया है। बेगूसराय में हुई गोलीबारी की घटना पर एक तरफ जहां प्रशासन के लिए सिरदर्द बना है, तो वहीं बिहार में राजनीति भी पूरी सरगर्मी पर है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री
सुशील मोदी ने बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल व्यक्ति सहित परिजनों से मुलाकात की। हालांकि उसके बाद सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली और बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल होने की भी बात कही। यार बेगूसराय घटना को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच बयान लगातार जारी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने प्रेस वार्ता कर बेगूसराय घटना का तार बीजेपी से जोड़कर सियासत को गर्म कर दिया। उन्होंने कहा है कि सत्ता के लोभ में बीजेपी सबसे ज़्यादा है। नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए बीजेपी सोची समझी चाल है। उनकी लड़ाई सबसे बड़ी दंगाई पार्टी से है। नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की ये सोची समझी रणनीति है। अगर बिहार में क्राइम नहीं बढ़ेगा तो फिर भाजपा की तरफ लोग आकर्षित कैसे होंगे? निष्पक्ष जांच हो, मैं बार बार ही कहता हूं नीतीश कुमार जी सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी लड़ाई किसी साधारण व्यक्ति से नहीं है, भारत के सबसे बड़े दंगाई पार्टी के साथ है। और वो दंगा कराने में, फसाद कराने में, हिंदू मुसलमान कराने में, तो ये छोटे मोटे क्राइम कराने में कौन सी बड़ी बात है भाई? भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत आसान सा खेल है। नहीं तो सोचिए 45 मिनट तक तांडव मचाएगा, कोई फायरिंग करेगा हाईवे के ऊपर, सोचने की बात है। और बहुत से प्रशासन के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसकी, तो वो प्रशासन के लोग भी उनके सपोर्ट में थे, यानी कि कुछ प्रशासन के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वो सरकार को बदनाम करने में वो काम कर रहे हैं। ये बीजेपी की सोची समझी चाल है। बिल्कुल 100% बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत ये क्राइम हो रहा है। आपको याद है 2014 में 13 में जब लास्ट में दिसंबर के महीने में नरेंद्र मोदी जी गांधी मैदान आए थे, याद है ना आप सबको? 14 बम फूटे थे बिहार में आके, और क्या कहा था भाजपा के नेताओं ने कि भैया पटाखे मत फोड़ो, उनको पटाखे लग रहे थे बम। और वहीं पे नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण याद कर लीजिए आप लोग कि मैं मरने से नहीं डरता, जितने भी बम फोड़ रहे हैं फोड़ो। पटना के कंकड़बाग एक हॉस्पिटल के संचालक राजीव रंजन और उसके सहयोगी सुभाष नामक शख्स के अपहरण की खबर से हड़कंप मचा। स्विफ्ट डिजायर से आए अपराधी ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया है। 10 लाख की फिरौती भी मांगी। पुलिस ने समय रहते अपहरणकर्ता को पकड़ लिया। पुलिस ने टावर लोकेशन के आधार पर 3 अपहरणकर्ता को पकड़ा है, साथ में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को भी बरामद किया है। आप अवगत हैं कि 13 तारीख की रात को 13 और 14 की मध्य रात्रि के पश्चात कंकड़बाग थाना क्षेत्र में 90 फीट रोड पे एक हॉस्पिटल है, मेडिविजन हॉस्पिटल। तो 4 अपराधकर्मी आए थे जो कि हॉस्पिटल संचालक, दोनों ही हॉस्पिटल संचालक थे, उनको अपहरण करके ले गए थे। ये घटना 13 और 14 के रात के 1:30 बजे की है, लेकिन इसकी जो सूचना है संबंधित अस्पताल प्रशासन के द्वारा कल यानी कि अगले दिन होकर 14 तारीख को कंकड़बाग थाना में लगभग 12 बजे दोपहर को दी गई थी। इसके बीच में उन्होंने कोई सूचना थाना को नहीं दी थी। तो जैसे ही थाना में सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, थाना अध्यक्ष कंकड़बाग, हमारा SAU का टीम, डायल 100 का टीम, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा थानाध्यक्ष डेरनी और जो छपड़ा पुलिस के DIU का टीम था, तुरंत उनको संपर्क किया गया, क्योंकि जितने भी अपहरणकर्ता थे और जो अपहरित थे, इनकी जो लगातार बातचीत हो रही थी फिरौती हेतु, उनका जो हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान किया, जो लोकेशंस आ रही थी सारण जिला के डेरनी थाना क्षेत्र में आ रही थी। तुरंत वहाँ की पुलिस के सहयोग से, यहाँ से भी पटना पुलिस का टीम किया, तो दोनों अपहर्ताओं को 7 घंटे के बीच में सकुशल बरामद कर लिया गया है और इस पर टोटल 4 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है।
जो चारों अपहरणकर्ता हैं उनमें से 2 बहुत ही कुख्यात अपराधी सारण जिला के रहे हुए हैं, जिनके ऊपर कई पूर्व में भी आपराधिक कांड दर्ज हुए हैं। ये पूरा घटनाक्रम संबंधित है। इसमें जो दोनों अपहर्ता हैं वो पहले से भी परिचित थे, अपहरणकर्ताओं से परिचित थे। जो दोनों अपहृत हुए हैं, सुभाष कुमार और रवि रंजन कुमार, वो 20-20% की हिस्सेदारी से उन्होंने मेडिविजन हॉस्पिटल इन्होंने खोला था और ये विभिन्न ज़िला में स्वयं जाकर जो ज़िला अस्पताल होते हैं और प्राइवेट अस्पताल होते हैं उनके बाहर जो दलाल होते हैं, हम तो दलाल ही बोलेंगे, और जो एम्बुलेंस चालक होते थे उनको नेटवर्किंग करते थे और उनके पेमेंट भी देते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमारे अस्पताल के लिए दीजिए। तो ये 4 वर्ष से ये जो दोनों अपहृत हुए हैं जिनको बरामद किया गया है, ये वहाँ के जो सारण ज़िला के इन अपराधियों के साथ पहले व्यवसायिक संबंध था इनका, वो इनको पेशेंट दिया करते थे और इनका आपस में पैसे का लेन देन भी हुआ करता था। मुजफ्फरपुर में कपड़ा कारोबारी से 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने की घटना सामने आई है। रंगदारी नहीं देने पर कपड़ा कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी है। बताया जाता है कि पुरानी बाजार स्थित कपड़ा कारोबारी रंजन कुमार की दुकान पर पिस्टल लेकर एक बदमाश धमक पड़ा और दुकान पर ताला जड़ दिया। एसएसपी का नाम लेकर धमकाते हुए बदमाशों ने कहा कि उससे कहो कि ताला खुलवा दे। कारोबारी रंजन कुमार ने 2 स्मैक धंधेबाजों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामला यही है, दुकान हम लोग खोल के बैठते हैं, कपड़ा का दुकान है हमारा पुरानी बाजार में, और उस बीच में जो है अभिषेक पटेल हमारे दुकान पे आया, बोला कि ऐसे ऐसे जो है डब्बू भाई बुलाए हैं। डब्बू भाई बुलाए हैं तो हम बोले ठीक है, हम आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। ये हो गई 1 हफ्ते पहले की बात, मंगलवार की बात है। तो फिर उस दूसरे दिन दुकान पे आ गया, बोला डब्बू भाई बुलाए। हम उससे जाके मिले हैं। मिलने के बाद हमको जो है बोल रहे तुम्हारे नाम पे जो है रंगदारी है। हम बोले भाई हम कपड़ा का दुकानदार है, छोटा मोटा दुकानदार है, वहाँ हमारा छोटा सेल 20,000 25,000 रुपया का हम लोग का दुकानदारी है, हम तुमको इतना पैसा कहाँ से देंगे। वो पैसा का डिमांड किया। उसके बाद उस समय तो बोला हमको 1.5 करोड़ का डिमांड है, और फिर बाद में बोलता है 20 करोड़, हमारा गला फंसा हुआ, हमको 20 करोड़ चाहिए। तो हम वहाँ पर जो है दुकान खोल के बैठे हुए थे। फिर वहाँ पर गए तो हमारा दम दिमाग, ये 1 हफ्ता से हमको रोज़ परेशान कर रहा है, दुकान घर पे आके मिलो, घर पे आके मिलो। आज क्या घटना हुई? आज हमारे दुकान पे जो है, हम दुकान पे नहीं थे, घर पे हमारे श्राद्ध था। आज घर पे हमारे दादाजी का श्राद्ध था, तो हम घर पे ही थे। उस बीच में जो है वो पीछे से आया है दुकान पे, स्टाफ लोग था, स्टाफ लोग को जो है बंदूक पिस्तौल दिखला के दुकान का चाबी ले गया, बोला दुकान बंद करो। और चाबी तो हम तुमको नहीं देंगे, चाबी देंगे जयकांत एसपी को देंगे चाबी, वही आके ले जाएंगे चाबी, हम चाबी तुमको नहीं देंगे। जिसको बोलना है फोन कर लो, जिसको धमकी देना पूरा धमकी दे के गया है। तो अभी थाने में आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग थाना में आवेदन देने आए, हम लोग का चाबी है, हम लोग का सुरक्षा प्रदान कीजिए, और चाबी लेने आए हम दुकान का। धमकी कौन दे रहा है? धमकी दे रहा है डब्बू पटेल, ये अभिषेक पटेल। किस प्रवृत्ति के लोग हैं? ये लोग जो है आर्म्स का काम करते हैं दोनों। एक स्मैक का काम करता है लड़का। कितना दहशत में? हाँ, कितना दहशत में आप लोग? दहशत में है कि भाई परिवार वाले आदमी है, हम लोग बिजनेसमैन आदमी है, कपड़ा का दुकानदार है। अब हम लोग के साथ इस टाइप का कर रहा है, बताइए क्या करें हम लोग। हम लोग आए अब थाना में आवेदन देने। हम लोग किसी से झंझट नहीं चाहते, किसी से कुछ नहीं चाहते। हम लोग यही चाहते थे कि भाई कैसे भी मैनेज हो जाए, लेकिन मैनेज नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जो है एकदम खुला धमकी दे रहा है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन कुमार है। किया हुआ है, और जो रंजन वस्त्रालय में जिन 2 व्यक्तियों का अभियुक्तों का नाम आया हुआ, उन लोगों ने उनके आवास पे जा करके किसी मामले में झड़प की, और उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट कराया है कि एक्सटॉर्शन की मांग की गई उनसे। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद में आगे की कार्रवाई तेज कर दी। दुकान में ताला जो वो हमने आपको बताया कि उन लोगों ने वहां पहुंचकर दोनों के बीच में आपस में झड़प हुई है। तो दोनों मामलों को देखा जा रहा है। ये कोई अननोन नहीं, एक्सटॉर्शन का मामला है। 2 व्यक्तियों के नाम है जिसपे नामजद FIR की गई है। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम के सिविल कोर्ट में न्यायिक पदाधिकारी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 12 नवंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि नालसा के तत्वाधान में यह लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसे लेकर अभी से तैयारी की जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव छेदीराम ने बताया कि इस लोक अदालत में विभिन्न स्थानीय मामलों के अलावा नाप तौल अन्य मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया जाता है। के निर्देशानुसार आज दिनांक 14
14/9/2022 को एक बैठक की गई। यह बैठक बालसा के निर्देशानुसार चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12/11/2022 को होना है, उसी को लेकर बैठक की गई है, जिसमें हमारे सारे न्यायिक पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। सभी न्यायिक पदाधिकारीगण को यह निर्देश दिया गया कि 12/11/2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत जो होने वाला है उसको लेकर सुलहनीय वादों, मापतौल अधिनियम और कंपाउंडेबल सेक्शन जितने भी हैं उसको छांटकर उसे अधिक से अधिक पक्षकारों से लाइनिंग बनाकर सुलह कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजने के कष्ट करेंगे। इसी के लिए सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें हमारा CGM साहब, शक्तिधर भारती, राघवेंद्र प्रताप सिंह मेहर जी, स्मृता गौरव, रामचंद्र जी वगैरह उपस्थित हुए और सभी लोगों ने यह आश्वासन दिया कि हम लोग जो है अधिक से अधिक केस को सुलह कराने का प्रयत्न करेंगे। उसके लिए हम लोग सभी सुलहनीय वादों का छांट कर हम लोग नोटिस भेजने के लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं।